हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, जिनका भी पेपर सेकंड जो है वीक में होने जा रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 या किसी भी दिन अगर आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो बिल्कुल आप इस क्लास को लास्ट तक देखो, क्योंकि जिस तरीके से पहले वीक में पेपर हुआ है बिल्कुल ही पैटर्न बदला हुआ था। आप लोगों को पता है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे हमसे जुड़े हैं उनको पता है कि पूरा का पूरा पेपर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका पेपर है उसको बेहतर कैसे किया जाए। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं है। जो भी मेरे दोस्त एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिल्कुल आप इस क्लास को देख लो, और कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं मैंने उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को भी रखा है। ठीक है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है 4 या 5 या 6 या 7 या किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम है तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर करना है तो इन प्रश्नों को, इन टॉपिकों को पढ़ के ही जाना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि एसएससी का एक पैटर्न होता है जैसा पेपर बनाया है। ठीक है, ये शुरू से अंत सप्ताह तक ये वैसा ही रखेगा। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। सभी लोग मेरे साथ इन प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है। वस्तु के मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? क्वेश्चन पहला आप लोगों के सामने गणित का है। ठीक है, आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे हम कराएंगे। ठीक है, आप केवल क्लास को अंत तक देखो। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा। हर एक प्रश्न हम कराने वाले हैं, वो हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, सब प्रश्न मिलेगा आपको। इसने सबसे पहले जो कहा है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो प्रश्न आसानी से बना लोगे। ठीक है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास वस्तु है 100, इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, अर्थात 20% की वृद्धि अर्थात यहाँ पे 120 हो जाएगा। 20% का वृद्धि, 100 अगर कोई संख्या उसमें 20% का वृद्धि करोगे तो 120 हो जाएगा। फिर 10% की कमी की जाती है तो वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्या परिवर्तन पड़ता है? तो हमारे पास अब जो है संख्या कितना हो गया 120, 10% की कमी अर्थात अगर 100 वस्तु थी तो 10 को कमी हो जाएगा तो 100 जो 90 हो जाएगा। 100 में से 10 कम करोगे तो 90 ही होगा। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 12 नवा 108, 108। अब आपको यहाँ पे समझना है कि संख्या पहले कितना था 100, अभी संख्या क्या हो गया है 108। संख्या 100 से 108 हुआ है, क्या संख्या में परिवर्तन हुआ है? तो हम कह रहे हैं कि पहले जो संख्या 100 था अभी 108 है, अर्थात प्लस 8 हुआ है, 8% की वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर जो कि पहला वाला में ही दिया गया है और सेकंड वाला में ही दिया गया है, और मुझे लगता है कि सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को चुने होंगे। सभी लोगों का उत्तर ऑप्शन नंबर बी आया होगा। जो भी मेरे दोस्त बी को चुने थे उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अब देखिए लाभ और हानि, सेकेंड जो है आप लोगों का क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस। अलग अलग टॉपिकों को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है नाम, ताकि आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे टॉपिक भी पता चल सके। कह रहे एक दुकानदार यहाँ पे 24 रुपये में एक घड़ी खरीदता है और उसे उस पर जो है 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन आपके सामने दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लो। ये पैटर्न पे हर एक दिन हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, इसको बताने की कोशिश करोगे सभी लोग? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग क्या होने वाला है? तो चलिएगा मेरे साथ आप सॉल्व करते रहो। सबसे पहले आप देखोगे 24 रुपया है।
ठीक है। हमें 20% का यहाँ पे कह रहा है कि लाभ हो रहा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 20% का लाभ पे अगर किसी वस्तु को बेचना है, अर्थात 100 रुपये इसकी प्राइस है, तो हम 120 रुपये में बेचेंगे। फिर इसने कहा है कि 10% का जो है छूट भी देना है, हमें इतना इसका दाम बढ़ा के रखना है ताकि किसी को हम बेचे तो बोल देंगे 10% का इस पे छूट है। तो अर्थात अगर 100 रुपये का सामान है तो हम इसे 110 बोलेंगे, ठीक है, तभी तो 10% हम इसको छोड़ेंगे, 10% अधिक रखेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब यहाँ पे देखोगे आप क्या बच रहा है। अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में नहीं है, 11 इकाई का अंक तो एक आ रहा है, अर्थात यहाँ से इसको चेंज करो, एक और लॉजिक लगा लो। आप क्या करो, ऑप्शन से बना लो, इसके ऑप्शन से इजी हो जाएगा तुरंत। मान लो कि 3,000 रुपया है, 3,000 इसका जो है प्राइस रखोगे, 10% का पहले छूट दोगे, ठीक है, 10% का छूट अर्थात 90 में बेचोगे 100 वाली सामान, 2 जीरो से 2 जीरो, 29 27, कितने में बेच रहे हो, 27 में। इसने कहा है भाई साहब 2400 घड़ी को खरीदे हो कितना में, 2400 में, बेच रहे हो 27 में, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 300 का। कितने पे, 2400 पे, गुणे 100 कर दोगे तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 24 की पहाड़ में कितना परसेंट का लाभ होना चाहिए, 20% हो रहा है, 20 की पहाड़ में कट रहा है, नहीं कट रहा है, पहला वाला बिल्कुल गलत। दूसरे वाले पे आ जाओ, 3200 है, इसमें कितना 10% का छूट देना है, अर्थात 90/100 कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा, 29 27 और एक 28 हो जाएगा। कितना प्राइस है इसका, 2400, घटा लो यहाँ से, कितना हो जाएगा, 480, 480 कितने पे, 2400 पे, गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 दूना 48, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है साबित हो रहा है, क्योंकि 20% का लाभ यहाँ से देख लो आ रहा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 दूना 48, 20% का लाभ होगा कब, जब हम इसे 32 रुपये में अगर जो है इसका कॉस्ट प्राइस MRP रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले ये देखो, 5,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी प्रश्न यही है अगर आपको फॉर्मूले पता है तो, या बिना फॉर्मूले के भी बना सकते हैं। एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त SSC GD के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे। अब समझेंगे हम लोग यहाँ पे जो है इसके फॉर्मूले क्या कहता है। ये फॉर्मूला कहता है D बराबर P गुणे R/100 गुणे R/100। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, P का वैल्यू कितना है 5,000, R का वैल्यू परसेंटेज कितना है 10%, गुणे 10%/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से क्या काटना है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बचा हुआ यहाँ पे क्या है 50, इनके बीच का जो अंतर है 50 रुपया का है। मुझे लगता है सबसे इजी प्रश्न होता है अगर आपके इसके फॉर्मूले पता हैं तो, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप सबसे इजी तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समय और कार्य। समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी जो है उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन तक एक कार्य 3 दिन एक कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा। यदि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देते हैं, मतलब 3 दिन तक एक कार्य करता है उसके बाद से ए छोड़ देता है, तो शेष कार्य हमें बताना है कि जो बचा हुआ कार्य है वो बी कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल ये थोड़े से आप लोगों को ध्यानपूर्वक प्रश्नों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, यहाँ पे ए कितने दिनों में काम कर रहा है 12, बी कितने दिनों में कार्य को कर रहा है 18, 12 और 18 के एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 36, 12 दूना का 12 तिया 36 और 18 दूना 36। अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य कर देंगे
एक दिन में कितने कार्य करेंगे, तो 3 2 5, क्योंकि ए जो है एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, बी जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो टोटल मिला के 5 कार्य हो रहा है। ये कह रहा है कि ये जो है 3 दिन तक 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है ए, अर्थात ए और बी मिलकर 3 दिन काम किए हैं, तो कितना काम करेंगे, 3 पचे 15, टोटल 36 काम है, इसमें से 15 काम 3 दिनों में पूरा हो गया, बचेगा कितना आपके पास, 21 कार्य। अब 21 कार्य कौन कर रहा है, कह रहा है कि शेष कार्य बी द्वारा हमें पूरा कराना है। देखिए अंत में लिखा गया है कि शेष जो कार्य बच रहा है, 21 कार्य जो शेष है, उसको अब कौन करेगा, बी। बी देखो यहाँ पे है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, 2 में 21 से भाग दोगे 10 पॉइंट, कितना बचेगा, 5, 10.5 दिन। ऑप्शन नंबर जो कि ए आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है औसत से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न है। इसने कहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 92 रन बनाता है और इससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। 15वीं पारी के पहले उसका नया औसत क्या है, ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में, अर्थात टोटल उसने जो पारी खेला हुआ है यहाँ पे 15 पारी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है कि 92 रन बनाता है, जो पहले ही 14 पारी खेला था उसमें हमें पता नहीं है कितना रन बनाया, पर 15वीं पारी में इसने बता दिया कि 92 कर दिया है, ठीक है। जिसके चलते इसकी औसत 4 बढ़ जाती है, जितना इसका औसत था उसमें 4 की वृद्धि हो जाती है। अगर x औसत है तो वो हो जाएगा 4x। अब इसने कहा 15वीं पारी के बाद इसका नया औसत क्या होगा, 15वीं पारी के बाद इसका नया जो औसत है वो क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले कितने लोग हैं, 15, और 4 बढ़ा हुआ है, औसत जितना भी होगा इसमें 4 बढ़ा है, अर्थात हम इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। 15 लोगों के पास 4 4 हमने अधिक वैल्यू दिया है, तो 15 चौके 60 यहाँ पे अधिक दे दिया, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रन कितना है, 92 बनाया गया है, और 60 इसमें से तो हम सभी लोगों में बांटे हैं, तो अर्थात कितना आएगा यहाँ पे, 32। अब इसने कहा है 15वीं पारी के बाद इसका नया औसत, ये जो निकला है ये पुराना औसत है, ये कौन सा औसत है, पुराना। हमें नया औसत लाना है, तो इसने कहा है कि 4 बढ़ जाता है, 15वीं पारी के बाद 4 बढ़ जाता है, इसमें 4 और ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 32 4 36। आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। आपको 32 नहीं लगाना है, ये पुराना औसत है। हमसे पूछा गया 15वीं पारी के बाद नया औसत, तो आपको 4 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि औसत 4 बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसने कहा है कि जो है अनुपात और समानुपात से रिलेटेड प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। बताइएगा, 1200 को ए बी सी के अनुपात में बांटना है, तो बी ए से कितना, बी का ए से ए हिस्सा से कितना अंतर है, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्या होने वाला है इस प्रश्न के राइट उत्तर। चलिएगा सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं, इसमें हुआ क्या है, 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी, 3 लोग हो गए। ए को मान लेते हैं कि 2x इसको देना है, बी को 3x और सी को 5x। हम टोटल देख लेते हैं कितना देना है, तो इसने कहा है टोटल भाई साहब 1200 रुपया ही देना है। हम देख रहे हैं 5 3 8 और 2 10, ये कह रहा है 1200, ये काट दो, एक जीरो से एक जीरो, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 120। इसने पूछा है ए बी के बीच का अंतर, ए और बी के बीच का अंतर देखो, 2x और 3x में अंतर निकालोगे तो 1x होगा, और 1x का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है हम लोगों के पास 120। मुझे लगता है सबसे आसान प्रश्न था, सबसे इजी प्रश्न आप कह सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है चाल, समय और दूरी,
चाल, समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न है। आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। चलिएगा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हमसे दिया गया है कि प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझिएगा कि अगर यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे ट्रेन इसको पार करेगी, अर्थात ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को पार करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे कितना है, चाल 90 किलोमीटर पर घंटा, डिस्टेंस कितना है 250 मीटर। तो ये लंबा कौन सा है, प्लेटफॉर्म है, और ट्रेन हमें पता नहीं है, तो ट्रेन को मान लेते हैं x, क्योंकि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे दूरी निकलना है। और बटा समय कितना है 22 सेकेंड। अब देखो, ये जो है मीटर में है, ये जो है सेकेंड में, पर यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको भी मीटर पर घंटा में लाएंगे, तो यहाँ पे 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 पच्चीस 90, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पचे 25, और ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा। 25 में 22 से गुणा कर दो, 25 दूना के 50, 25 दूना 50, और 5 55। इधर क्या बचेगा, इधर है आपके पास 250 माइनस एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हम 250 को इधर भेज देते हैं। 250 इधर आएगा तो माइनस में, और इधर बच जाएगा एक्स। घटाओगे तो कितना बचेगा, 300 बराबर एक्स, अर्थात ये जो लंबाई है 300 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मुझे लगता है क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सरलीकरण। यहाँ से खासकर ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है। सरलीकरण चैप्टर, ये आप लोगों के 2 से 3 प्रश्न, हर एक शिफ्ट में 2-3 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बोर्डमॉस के नियम को। अगर आपको पता है तो आप क्लियर कर सकते हो आसानी से। बोर्डमॉस का नियम कहता है सबसे पहले भागा को हल करो, फिर गुणा। पहले आपको किसको सॉल्व करना है, भागा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव आपको अंतिम में करना होता है, ठीक है। इसी के आधार पे अब आपको चलना है। सिंपल, आप यहाँ पे देखो, ये जो है 2 से 18 में भाग दे दो, कितना होता है 9, गुणे ये 15 में से 3 जाएगा, 15 में से 3 घटाना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 12, प्लस 4 का वर्ग कर लो, 4 चौका 16। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है कि 2 के पहाड़े में 18 में भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, गुणे 15 में से 3 घटाएंगे 12 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 12 नामा 108, प्लस 16, 16 8 24, 124 आपका क्लियर है। 124 आपका क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, क्षेत्रमिति चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है। इसने कहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पूछा गया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्षेत्रमिति के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा क्षेत्रमिति के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा जो है आपको हार्ड लगने लगेगा, ठीक है। तो हम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे देख लेते हैं। क्या होता है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2πr और h। आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 10। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना का 44 गुणे 10, 44 में 10 से गुणा करेंगे,
440 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है, जिन्होंने भी ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है संख्या पद्धति। देखिएगा, अगला जो है टॉपिक है संख्या पद्धति से रिलेटेड। आपको ध्यान देना है इसने कहा क्या है। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 और लघुत्तम समवर्तक 72 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न लाजवाब है और आपको बेहतर तरीके से उत्तर भी देना है इस प्रश्न के राइट उत्तर। चलिएगा, क्या लगता है आपको यहाँ पे? आइए देख लेते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है LCM गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। यही तो होता है फॉर्मूला, बिल्कुल यही होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। LCM कितना दिया है 72 गुणे LCM कितना दिया है 12, HCF बराबर पहली संख्या कितना दिया है 24, तो दूसरी संख्या हमें पता कर लेना है। अब ये काट लो, 12 दूना का 24, 2 से काट लो 36 दूना 72, अर्थात ये हमारा दूसरा संख्या जो है हमें मिल गया कितना 32। 36 दूना 72 होता है ना भाई साहब, 36 दूना 72। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए अब रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पे देखिए, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर जो है हमें यहाँ पे पता करना है। क्वेश्चन आपके सामने एक 11 क्या कह रहा है, सबसे पहले समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ये आपको पैटर्न दिया गया है, 5 6 को जो है 31, 7 8 को जो है 57, तो 5 4 9 को जो है क्या लिखा जाएगा। लॉजिक पता करेंगे सबसे पहले हम, तो 5 गुणे 6 अगर हम करते हैं तो 5 6 31 पर लिखा गया है 31, अर्थात इसमें एक जोड़ देंगे तो 31 हो गया। अब वही लॉजिक यहाँ पे भी होना चाहिए, 7 गुणे 8 प्लस का 1 कर रहे हैं तो 7 8 56 और 1 57, बिल्कुल हमारा यहाँ पे भी 57 आ चुका है। मतलब लॉजिक जो है हमें क्लियर है, समझ में आ गया है कि जो है यहाँ पे किस तरीके से दिया गया है। तो उसी प्रकार हम 9 गुणे 4 कर लेते हैं और प्लस का 1, 9 चौका 36 और 1 37। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 37, 37 उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। 37 यहाँ पे मिसिंग नंबर में गड़बड़ है भाई साहब। यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, एक आपको क्या करना है 37 बना लो, इसको काट लो, 37 आपका राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, न्याय निगमन। अब यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आ चुके हैं। इसने कहा है पहला कथन कि सभी मोबाइल कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है। निष्कर्ष पे आ जाओ, कुछ मोबाइल लैपटॉप है या सभी कंप्यूटर मोबाइल है, इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है ये हमें चुनना है। तो सबसे पहले हम वेन आरेख से बनाएंगे। सभी मोबाइल, मान लेते हैं ये मोबाइल है, इसका जितना भी हिस्सा है ये सभी के सभी कंप्यूटर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा लैपटॉप है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। आ जाओ पहला निष्कर्ष पे, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, मोबाइल यहाँ पे है, इसका कुछ हिस्सा लैपटॉप में है। तो ऐसा तो ऊपर नहीं कहा गया है कि मोबाइल का कुछ हिस्सा लैपटॉप होना चाहिए, ऐसा तो ऊपर हमें नहीं कहा गया। बिल्कुल इसको हम खारिज करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला है सभी कंप्यूटर मोबाइल है, कंप्यूटर का जितना भी हिस्सा है ये सभी के सभी मोबाइल है, बिल्कुल बात गलत है भाई साहब। जितना मोबाइल है ये सभी कंप्यूटर है, पर जितना कंप्यूटर है वो सभी मोबाइल नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा कह रहा है, अर्थात कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के सामने है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
क्या कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, आप कभी भी ऐसा प्रश्न आए आपके सामने तो आप खुद समझो कि आप रमन हो, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर ले लोगे ब्लड रिलेशन के प्रश्न तो बहुत ईजी हो जाएंगे। आप रमन हो, आप कह रहे हो कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, आप समझोगे ये रमन है अर्थात आप रमन हो। इसके दादा अर्थात इसके फादर होंगे, और फादर के फादर को क्या बोला जाता है, इसके दादा। ये पिता, पिता के पिता है। इसने कहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इसके दादा के इकलौते पुत्र या अर्थात इसके पिता, इकलौते पुत्र होंगे इसके दादा के अर्थात इसी के पापा होंगे। पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री अर्थात इसके पिता की पुत्री, अर्थात यहाँ पे इसकी सिस्टर लगेगी, बिल्कुल। इसने कहा उस महिला का रमन से, रमन से संबंध, रमन की ये कौन है, बहन है भाई साहब। इसके पिता के ये बेटी है, अर्थात रमन की कौन है, बहन है। ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जाओगे। मुझे लगता है क्लियर, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है सादृश्यता से रिलेटेड, इनोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न में आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना है और स्टार लगा लेना है। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो। अगर आपका भी एग्ज़ाम एसएससी जीडी का किसी भी दिन है तो आपके लिए हम बिल्कुल सुबह शाम दोपहर आपके स्पेशल क्लास चला रहे हैं, जहाँ से प्रश्न आना लमसम तय है, क्योंकि ये जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हम देख रहे हैं ABCD को लिखा हुआ है यहाँ पे एक WXYZ, तो हमें पूछ रहा है इसका क्या लिखा जाएगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक पकड़ लो, सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। लॉजिक हम यहाँ पे ये देखेंगे, ए है, ए का अपोजिट जेड लिखा है, अपोजिट यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला का अंतिम, बी का वाई, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू होता है। पता चल गया कि इसने क्या किया कि अपोजिट लिखा है पर पहला का अंतिम में लिखा है, ठीक है। पहले का अंतिम में हमें भी लिखना पड़ेगा। ई का होता है भी, एफ का होता है क्या यू, जी का होता है टी और एच का होता है एस। अब देख लो एस, एस टी यू भी, एस टी यू भी, एस टी यू भी, एस टी यू भी। आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न। सबसे तो टाइम टेकिंग यही प्रश्न होते हैं। 5 छात्र पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये तो आसान है, उत्तर की तरफ आपको बैठाना है, उत्तर की तरफ मुंह करके। तो सबसे पहले उत्तर दिशा आपको पता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, ठीक है। हमें 5 लोगों को बैठाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ। ए जो है बी के ठीक बायां है। ए कहाँ पे है, बी के बायां। यहाँ पे अगर बी है तो बी के बायां तरफ यहाँ पे ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ई के ठीक दाईं ओर है। सी कहाँ है, ई के ठीक दाईं। तो ई और सी हमें पता नहीं है, कह रहा है डी, बी और सी के बीच में है। डी कहाँ पे है, बी और सी के बीच में, तो बी यहाँ पे है। तो बी और सी यहाँ पे हमें देख लो, बी डी जो है बी और सी के बीच में, तो सी यहाँ पे रखेंगे तो डी जो है बी और सी के देखो बीच में है, ठीक है। अब कह रहा है सी ई के ठीक दाहिना तरफ है। सी कहाँ पे है, ई के ठीक दाईं ओर। सी ई के ठीक दाहिना तरफ है। सी जो है ई के दाईं ओर है, ई के दाहिना तरफ, अर्थात ई को हम यहाँ पे रखेंगे तो ई के दाईं ओर हो जाएगा सी। अब इसने कहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। पंक्ति के मध्य में देख लो कौन बैठ रहा है भाई साहब, दो ठो इधर दो ठो इधर, बीच में कौन बैठा हुआ है, डी। डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। स्टार लगा लो। ये प्रश्न खास करके आपको एग्जामिनर देता ही दे रहा है, ठीक है, और आगे भी देता रहेगा ऐसे प्रश्न।
आप समझोगे सबसे पहले दिशा अगर पता है तो आप क्लियर बना सकते हो। आपको दिशा पता है कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये आपका होता है पश्चिम। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है उत्तर 5 किलोमीटर। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से उत्तर अर्थात ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ना है अर्थात ये दाहिना साइड हो गया 12 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु अर्थात यहाँ से यह जो है यहाँ पे पहुंचा है, ये कितनी दूरी पे है यही हमें पता करना है। यहाँ पे 90 डिग्री के कोण है तो आपको पता है पाइथागोरस में ये कर्ण होता है। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये हो जाएगा कितना, 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। 13 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और लिखा हुआ है कि शब्दकोश क्रम, इन शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, सजाना है हमें। यहाँ पे दिया गया है आप लोगों के 4 ऑप्शन और चारों ही ऑप्शन में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आता है उसको पहले रखना है, जो उसके बाद आता है उसके बाद, जो उसके बाद आएगा उसके बाद, जो सबसे लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला में है उसको सबसे अंत में रखना है। इसको आज जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाएंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है, सभी लोगों का जो है राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 20वें का। ठीक है, मुझे लगता है सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे अगर आप बेहतर तरीके से यहाँ से करके जाओगे तो।